Hello student and welcome to my YouTube channel। आज हम क्लास 9 के इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा का पहला टॉपिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन के लिए हमेशा दो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे इंट्रो में देख सकते हो कि इफ़ वी रियलाइज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम अ हाइट इट एक्सेलरेट टुवर्ड द अर्थ। मतलब क्या है कि यार कोई भी चीज़ किसी भी एक सर्टेन हाइट से अगर अर्थ के नीचे छोड़ा जाए तो एक्सेलरेशन के कारण वो अर्थ की ओर गिरती है। तो जो स्टोन होता है वो एक्सेलरेट होता है अर्थ के द्वारा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ फोर्सेस उसके ऊपर होती है वो फोर्स क्या है, उसको अपनी ओर खींचती है। ठीक है, जो फोर्स अपनी ओर खींचती है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि जो स्टोन है वो अट्रैक्ट द अर्थ, इट्स मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बाय चांस अगर आप इमेजिन करो जैसे कि ये एक स्टोन है, ठीक है, इसको अगर सेंटर की डायरेक्शन में अगर हम लोग छोड़े तो वो ये अर्थ की सरफेस है यहाँ पे आके ये अटैच्ड होगी। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल, क्योंकि कोई भी दो बॉडी है अगर वो आपस में आती है और अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द ग्रेविटेशन। सो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या है। ठीक है, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या है। तो सर आइजैक न्यूटन ने 1961 में एक लॉ प्रपोज किया था। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है दो बॉडी के बीच में जब अट्रैक्ट होती है तो उसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो इस इमेज में क्या है, कोई मास है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, हेवी मास है और एक छोटा मास है। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो जो भी कोई बॉडी जब दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो उसी को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो इसके मुताबिक ये है कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ proportional to the product of two masses and the inversely proportional to the square of the distance। मतलब ये है कि जो भी फोर्स है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों मास के प्रोडक्ट पे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास m इंटू स्मॉल m। ठीक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। क्लियर। सो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, फॉर सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमारा ये बनता है दैट इज कि F is directly proportional to mm by d square, that is F is equal to g m by d square, जहाँ पे g एक कांस्टेंट है जिससे ग्रेविटेशनल कांस्टेंस भी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी को ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
कहते हैं। सो अगर यूनिट एफ फोर्स का यूनिट अगर देखें तो न्यूटन होती है, एम की यूनिट केजी होती है और डी की होती है मीटर स्क्वायर। सो दैट इज ऑल द ग्रेविटेशनल इज जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर बाई एम एम। देर इज द यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द अदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ये कहता है दैट इज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट इज अकॉर्डिंग to the Newton law of gravitation every mass in the universe attract to the every other mass। मतलब कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये कहता है कि जो हर चीज़ का जो एक मास होता है वो एक दूसरे को क्या है अदर मास के तौर पे अट्रैक्ट करता है। बट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। तो न्यूटन के तीसरे लॉ के मुताबिक ये है कि जो स्टोन जो है वो दूसरे और अर्थ को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, यानी कि ये ट्रू है। दैट इज इट इज़ ट्रू द स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ड्यू टू द वेरी लेस मास ऑफ द अर्थ स्टोन बहुत ही कम मास स्टोन का होने के मुताबिक जो इसकी एक्सेलरेशन होती है वो अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड अर्थ की ओर होती है वो हो जाती है 1.65 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। ओके अब इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन क्या होती है। तो द फोर्स दैट ब्लाइंड अस टू द अर्थ पहली इंपॉर्टेंट ये होगी। दूसरी होगी द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर जो मून की जो मोशन होती है, जो घूमने की होती है, वो द मोशन ऑफ अराउंड द सन, सन के चारों ओर जो अर्थ घूमता है वो होगा। तीसरा द टाइड रिटर्न मून एंड द सन। ठीक है, तो मून और सन के कारण जो हाई टाइड उठती है समुद्र के किनारे में वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंस फैक्टर होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। अब आएंगे हम लोग फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन क्या होता है। तो फ्री फॉल क्या होता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड it and it is certain height then it is starting falling down toward the earth and it because the earth gravitation force exerts on it। मतलब ये कहना है कोई भी चीज़ है कोई सर्टेन हाइट से अगर हम उसको छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो नीचे गिरने की आती है बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स एग्जैक्ट ऑन इट, उसके अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी फोर्स को हम लोग फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज बट द वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम गिराते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो अपने वो डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं करता है, लेकिन जो कंटिन्यूसली जो वो गिरता है नीचे तो उससे ही हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सो आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आएंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो यूनिट होती है, जो एक्सेलरेशन की होती है, वो सेम फ्री फॉल की भी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो अर्थ पे क्या होती है, तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो प्रोड्यूस इन द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वो हमेशा फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में ही प्रोड्यूस होता है। और जो ग्रेविटेशनल होता है अर्थ का, उसी को ही हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की ओर आती है, तो जो मोशन में ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमेशा अर्थ के सेंटर पे ही एक्ट करेगी। क्लियर।
तो जो वैल्यू होती है जी की और सरफेस की, वो इस इक्वेशन के तौर पे हम लोग फाइंड करेंगे। दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट को एफ लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू यू एम ई एम इंटू आर स्क्वायर। डेट इज एम इज द मास ऑफ द अर्थ and small m is the mass of the moon and r square is distance between the earth and the moon. If the acceleration due to gravity is 0 due to the force f, अगर ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है उसको स्मॉल जी ले लेते हैं फोर्स के कारण, तो f इज इक्वल टू एम इंटू जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन को a लेते हैं और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g लेंगे। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो g फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड m जहाँ पे एफ ई ए वाला जो इक्वेशन 1 हम इधर माने थे इस इक्वेशन में, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 and this is our equation number 2. इस from equation 1 and 2 से अगर हम लेंगे f is equal to m into g is equal to j m e m by r square, और f is equal to g is equal to m e r square, because m और m यहाँ पे स्मॉल m यहाँ पे कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे if g is equal to 6.73 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी एग्ज़ाम में ये वैल्यू पूछ दी जाती है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हालांकि ये सब पूछते हैं। बट अब यहाँ पे हम आते हैं कि m इज़ इक्वल टू 6 इंटू 24 kg, बिकॉज m इज़ द मास ऑफ द अर्थ इज़ 6 इंटू 10⁻24 kg एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 6.37 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर एंड द वैल्यू इज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी स्मॉल g की वैल्यू होती है। अब हम आते हैं रिलेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन g एंड स्मॉल g। कैपिटल G और स्मॉल g की जो डिफरेंस होती है वो क्या होती है, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है लगभग 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8। तो इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। इसकी जो वैल्यू होती है, जो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है हर जगह हर सिचुएशन में। और इट्स वैल्यू वेरीज वेरियस प्लेसेस, तो अलग अलग प्लेस में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हर जगह 9.8 हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द मास जो अर्थ की होती है वहाँ पे ये वैल्यू फाइंड की जाती है। सो हर जगह हम लोग 9.8 अप्रॉक्स में लिया जाता है वैल्यू, बट एजुअली ये वैल्यू लेके ही चलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी स्केलर क्वांटिटी होती है और स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हालांकि पूछी जाती नहीं है उतनी, बट फिर भी आप इसे समझने के लिए देख सकते हो कि जो दो स्टोन है, दोनों स्टोन का मास दिया हुआ है, एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप की जाती है, तो कौन सा स्टोन पहले पहुंचेगा और वाई। अब ये ज़रूरी नहीं कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा हो वो जल्दी गिरेगा, दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो गैलीलियो ने सबसे पहले ये बताया था कि and depicted that the acceleration of an object falling freely toward the earth does not depend on the mass of the object। तो गैलीलियो ने ये बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर वो अर्थ के नीचे गिरे, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसके मास पे ही डिपेंड करेगा, वो अलग अलग लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल भी वेरीज करता है, ठीक है। अब लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज द अलाउड ऑफ सेंड फॉल फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को F लेते हैं, देन F इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर। एम इज मास ऑफ द अर्थ एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स इज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो इससे सॉल्यूशन करके निकलता है a इज इक्वल टू gme/r². सो एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ एंड द हाइट ऑफ एन object from the center of the earth. So the stone of 150 gram and 50 gram will be reach the earth surface together. देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि जो दोनों का जो मास है वो हमेशा साथ में ही गिरेगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के टुवर्ड में वो डिपेंड करता है मास के अर्थ के मास पे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, तो आप ये समझ गए हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो ज़रूरी ना हो कि उसकी जो मास है उसके डिपेंडेंट पे ही वो गिरे. डज नॉट फॉलो द रूल. वो हमेशा अर्थ के मास पे डिपेंड करता है और सेंटर ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी से उसके सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे है. So now let's for another topic, equation of motion when an object is falling freely toward the earth or throw vertically upward. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं कि कब कब किस किस स्थिति में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे कैसे काम करता है. When an object is falling toward the earth with initial velocity, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर गिराया जाए तब क्या होगा, तो हम ये देखते हैं कि जो हाइट होता है वो t सेकेंड को करते हैं कन्वर्ट पे, दैट इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड रिलेशन बिटवीन u एंड v इज t इज नॉट गिवन बाय दैट इज u इक्वल टू v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. अब यहाँ हम देख सकते हैं केस 2 में व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी रेस्ट पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. अगर इस इक्वेशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh है. इफ u इज इक्वल टू 0 देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. दिस इज आवर इक्वेशन. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो हमारा ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh वैल्यू आएगा केस 2 में. अगर इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 हो जाएगा तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली भेजा जाए इनिशियल वेलोसिटी u के साथ तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा. क्यों, वो हम दिखाते हैं. बिकॉज द वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड जो हो जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस जी टी हो जाएगा एंड द हाइट इज दैट इज नॉट अ हाइट. वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी हाइट नेगेटिव हो जाएगी. जब उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी. तो जो रिलेशन होगा v और t के बीच में दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g. दैट इज from this topic v square is equal to u square plus 2gs and this is u square is equal to minus 2gh. So now next topic is mass and the weight. ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि मास और वेट. बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है. तो इस टॉपिक को उतना ना देख करके हम यहाँ पे आते हैं कि जो मास है और वेट है इसमें डिस्टिंग्विश क्या है. तो देखो मास क्या होता है कि मास जो है वो मेज़र किया जाता है इनर्शिया के द्वारा. ठीक, और ये वेट जो है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट को ही हम लोग वेट कहते हैं. और दूसरे साइड में जो टोटल क्वांटिटी होती है मैटर की उसको मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहते हैं. बट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो मास कभी भी कोई भी जगह चेंज नहीं होती है लेकिन वेट चेंज होती है. जैसे कि हम मून गए हैं तो मून पे जो हमारा मास है वो वही रहेगा लेकिन जो वेट होता है वो 1/6 हो जाएगा. अगर बाय चांस अर्थ पे हमारा मास 60 kg है तो मून पे हमारा मास हो जाए वेट हो जाएगा
10 kg, लेकिन मास हमारा कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो मास जो यूज़ होता है, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ मास इज़ डन बाय यूजिंग अ पेन और अ बीम बैलेंस। मास का मेजरमेंट जो होता है वो पेन के द्वारा किया जाता है या बीम बैलेंस के द्वारा करते हैं, और मेजरमेंट ऑफ वेट जो होता है वो स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, तो जो अर्थ जो होगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अर्थ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक वो संतरे की तरह दिखती है, तो जो इसकी रेडियस है हर डायरेक्शन में एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी। बिकॉज अगर मान लो ये आपकी अर्थ है, क्लियर, चलो थोड़ी सी और अच्छी से बना लिया जाए, इस तरह की आपकी अर्थ है, तो ये होती है सेंटर। इस जगह पे रेडियस कुछ और होगी, 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 तो हर जगह पे अलग अलग रेडियस होती है। तो जो अर्थ की रेडियस जो होती है इंक्रीज होती है व्हेन वी गो फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर। पोल से अगर हम इक्वेटर जाएंगे तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो है एज अ कॉन्स्टेंट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ और क्लोजर टू इट, but we move away from the earth, we can use equation g। तो हम लोग g को ले सकते हैं, g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू g m बाय डी स्क्वायर। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग ये ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर, जैसे कि मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा दिए, ओके, तो इस लगाए गए फोर्स पे अगर इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी ये शेप हो जाएगी, थोड़ी सी चपटी होगी फोर्स लगाने के बाद, तो इसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसी पे जिस एरिया पे हम लोग थ्रस्ट लगाएं, जैसे कि इस एरिया में हम लोग थ्रस्ट लगाएं, तो जो जितनी एरिया पे थ्रस्ट लगा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर जो होता है वो फोर्स होता है और बाय एरिया, यानी कि प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, दैट इज डिनोटेड बाय पीए। अब प्रेशर दो फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है, एक ये कि जिस जगह पे फोर्स हम लोग लगाए हैं, कितना फोर्स लगाए हैं, ये दो फैक्टर्स होती है। तो फोर्स इज अप्लाइड एंड द एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट। सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स दिस इज, बताने की जरूरत नहीं है बट फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। अब आते हैं कि बॉयंसी, व्हाट इज बायोंसी, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इज इमर्ज इनटू द फ्लड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायोंसी। मतलब क्या है कि अगर आप पानी में हो और आप फ्लोटेड ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर की ओर जा रहे हो, तो उसको बायोंसी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये एक वाटर सरफेस है, इस पे एक कोई बोतल को डुबाए, मान लीजिए कि ये बोतल का कैप है, ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में उसको डुबाएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर फ्लोट होगा। ये ऊपर की ओर जो ये फ्लोट होगा तो इसी पे बायोंसी फोर्स अप्लाई होता है। देन व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल attract of the earth on the surface of the object is less than the buoyancy force exerted by fluid on the surface of the object, okay। तो when a force of gravitational attract of the earth, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अर्थ को अट्रैक्ट, अर्थ के सरफेस को अट्रैक्ट करती है, तो हमेशा क्या होगी, बायोंसी फोर्स से ज़्यादा होगी बाय द फ्लड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट सिंक इन द फ्लड। तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है, मतलब वो डूब जाएगा, ओके। सो नाउ लेट्स
आर्किमेडीज प्रिंसिपल। डेंसिटी आप अगर समझना चाहते हो तो समझा देता हूँ, बट इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप समझ लो कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि इफ एम इज द मास, इफ एम इज द मास ऑफ द and the volume and v is the volume, then the density is m by v, that SI unit is kg per meter cube। अब आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या होता है? तो आर्किमेडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि कब जब कोई बॉडी इमर्ज फुल्ली और पार्शियल इन फ्लड, ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में आप देख सकते हो, इस फिगर में ये कह रहा है कि कोई बॉडी है, उसको किसी भी पानी में डुबाया जाए, इट एक्सपीरियंस, वो ऊपर की ओर फ्लोटेड दिखता है वेट ऑफ द फ्लड के कारण, ओके, वेट ऑफ द फ्लड के कारण वो ऊपर की ओर दिखता है। ओके, एंड द वेट ऑफ द फ्लड डिस्प्लेड बाय इट। तो एक्सप्लिकेशन क्या था? जैसे कि कोई पानी है, उस पर ये नाव फ्लोटेड हो रहा है, तो ये जो नाव फ्लोट होता है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमेडीज प्रिंसिपल। कोई भी बॉडी अगर फ्लोटेड फील कर रहा है तो ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ द आर्किमेडीज प्रिंसिपल, एंड इट इज यूज्ड इन डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज़ यूज इन डिजाइन द शिप एंड द सबमरीन। तो सबमरीन और शिप का जो डिज़ाइन होता है वो आर्किमेडीज प्रिंसिपल पे होता है, इसलिए शिप को इस शेप में बनाया जाता है ताकि जो ये वाला जो एरिया हो ना, वो नाव पे ज़्यादा फ्लोटेड ही है, इस तरह से भरा हुआ रहता है, ओके। लेकिन तो आर्किमेडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हाइड्रोमीटर एंड द लेक्टोमीटर आर मेड ऑन द प्रिंसिपल। तो हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर जो होता है वो आर्किमेडीज प्रिंसिपल पे बना होता है, और रिलेटिव डेंसिटी ये होता है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी के रेशियो को ही रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इट इज़ ने यूनिट, इट इज़ यूनिटलेस। तो ये यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है, ये यूनिट लेस होती है। So this is our all explanation of gravitational. I hope you will all enjoy this video. If you enjoyed it, share it and subscribe my channel. Thank you and keep study. Bye. Take care. Well, hello student and welcome to my YouTube channel. आज हम क्लास 9 के इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा इसका पहला टॉपिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन के लिए हमेशा दो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे इंट्रो में देख सकते हो कि इफ़ वी रियलाइज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम अ हाइट इट एक्सेलरेट टुवर्ड द अर्थ। मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ किसी भी एक सर्टेन हाइट से अगर अर्थ के नीचे छोड़ा जाए तो एक्सेलरेशन के कारण वो अर्थ की ओर गिरती है। तो जो स्टोन होता है वो एक्सेलरेट होता है अर्थ के द्वारा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ फोर्सेस उसके ऊपर होती है वो फोर्स क्या है, उसको अपनी ओर खींचती है, ठीक है। जो फोर्स अपनी ओर खींचती है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि जो स्टोन है वो अट्रैक्ट द अर्थ, इट्स मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बाय चांस अगर आप इमेजिन करो जैसे कि ये एक स्टोन है, ठीक है, इसको अगर सेंटर की डायरेक्शन में अगर हम लोग छोड़े
तो वो ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे आके ये अटैच्ड होगी। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल, क्योंकि कोई भी दो बॉडी है अगर वो आपस में आती है और अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द ग्रेविटेशन। सो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या है। ठीक है, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या है। तो सर आइजैक न्यूटन ने 1961 में एक लॉ प्रपोज किया था। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है दो बॉडी के बीच में जब अट्रैक्ट होती है तो उसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो इस इमेज में क्या है, कोई मास है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, हेवी मास है और एक छोटा मास है। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो जो भी कोई बॉडी जब दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो उसी को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो इसके मुताबिक ये है कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ proportional to the product of two masses and the inversely proportional to the square of the distance। मतलब ये है कि जो भी फोर्स है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों मास के प्रोडक्ट पे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास m इंटू स्मॉल m। ठीक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। क्लियर। सो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, फॉर सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमारा ये बनता है दैट इज कि F is directly proportional to m by d square, that is F is equal to g m by d square, जहाँ पे g एक कांस्टेंट है जिससे ग्रेविटेशनल कांस्टेंस भी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी को ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। सो अगर यूनिट एफ फोर्स का यूनिट अगर देखें तो न्यूटन होती है, एम की यूनिट केजी होती है और डी की होती है मीटर स्क्वायर। सो दैट इज ऑल द ग्रेविटेशनल इज जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर बाई एम एम। देयर इज द यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द अदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ये कहता है दैट इज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज अकॉर्डिंग to the Newton law of gravitation every mass in the universe attract to the every other mass। मतलब कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये कहता है कि जो हर चीज़ का जो एक मास होता है वो एक दूसरे को क्या है अदर मास के तौर पे अट्रैक्ट करता है। बट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। तो न्यूटन के तीसरे लॉ के मुताबिक ये है कि जो स्टोन जो है वो दूसरे और अर्थ को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, यानी कि ये ट्रू है। दैट इज इट इज़ ट्रू द स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन ड्यू टू द वेरी लेस मास ऑफ द अर्थ स्टोन बहुत ही कम मास स्टोन का होने के मुताबिक जो इसकी एक्सेलरेशन होती है
वो अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड अर्थ की ओर होती है वो हो जाती है 1.65 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। ओके, अब इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन क्या होती है? तो द फोर्स दैट ब्लाइंड अस टू द अर्थ, पहली इंपॉर्टेंट ये होगी। दूसरी होगी द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर जो मून की जो मोशन होती है, जो घूमने की होती है, वो द मोशन ऑफ अराउंड द सन, सन के चारों ओर जो अर्थ घूमता है वो होगा। तीसरा द टाइड रिटर्न मून एंड द सन, ठीक है। तो मून और सन के कारण जो हाई टाइड उठती है समुद्र के किनारे में, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंस फैक्टर होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। अब आएंगे हम लोग फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन क्या होता है। तो फ्री फॉल क्या होता है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड it and it is certain height, then it is starting falling down toward the earth and it because the earth gravitation force exerts on it। मतलब ये कहना है कोई भी चीज़ है, कोई सर्टेन हाइट से अगर हम उसको छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो नीचे गिरने की आती है, बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स एग्जैक्ट ऑन इट, उसके अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी फोर्स को हम लोग फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज बट द वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम गिराते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो अपने वो डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं करता है, लेकिन जो कंटिन्यूसली जो वो गिरता है नीचे, तो उससे ही हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सो आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आएंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो यूनिट होती है, जो एक्सेलरेशन की होती है, वो सेम फ्री फॉल की भी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो अर्थ पे क्या होती है? तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो प्रोड्यूस इन द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वो हमेशा फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में ही प्रोड्यूस होता है, और जो ग्रेविटेशनल होता है अर्थ का, उसी को ही हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की ओर आती है, तो जो मोशन में ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमेशा अर्थ के सेंटर पे ही एक्ट करेगी। क्लियर? तो जो वैल्यू होती है जी की और सरफेस की, वो इस इक्वेशन के तौर पे हम लोग फाइंड करेंगे। दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट को F लेते हैं, तो F इज इक्वल टू यू एम ई एम इंटू आर स्क्वायर। डेट इज एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द मून एंड आर स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ऑफ इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो ड्यू टू द फोर्स F, अगर ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है उसको स्मॉल जी ले लेते हैं फोर्स के कारण, तो F इज इक्वल टू एम इंटू यू, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन को A लेते हैं और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को G लेंगे। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो G फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड M जहाँ पे FEA वाला जो इक्वेशन 1 हम इधर माने थे इस इक्वेशन में, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 and this is our equation number 2। इस from equation 1 and 2 से अगर हम लेंगे F इज इक्वल टू एम इंटू जी इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर, और F इज इक्वल टू जी को
जी इज इक्वल टू एम ई आर स्क्वायर, बिकॉज एम और एम यहाँ पे स्मॉल एम यहाँ पे कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे इफ़ जी इज इक्वल टू 6.73 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी एग्ज़ाम में ये वैल्यू पूछ दी जाती है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हालांकि ये सब पूछते हैं। बट अब यहाँ पे हम आते हैं कि m इज़ इक्वल टू 6 इंटू 24 kg, बिकॉज m इज़ द मास ऑफ द अर्थ इज़ 6 इंटू 10⁻24 kg एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 6.37 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर एंड द वैल्यू इज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी स्मॉल g की वैल्यू होती है। अब हम आते हैं रिलेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी की जो डिफरेंस होती है वो क्या होती है, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है लगभग 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8। तो इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। इसकी जो वैल्यू होती है, जो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है हर जगह हर सिचुएशन में। और इट्स वैल्यू वेरीज वेरियस प्लेसेस, तो अलग अलग प्लेस में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हर जगह 9.8 हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द मास जो अर्थ की होती है वहाँ पे ये वैल्यू फाइंड की जाती है। सो हर जगह हम लोग 9.8 अप्रॉक्स में लिया जाता है वैल्यू, बट एजुअली ये वैल्यू लेके ही चलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी स्केलर क्वांटिटी होती है और स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हालांकि पूछी जाती नहीं है उतनी, बट फिर भी आप इसे समझने के लिए देख सकते हो कि जो दो स्टोन है, दोनों स्टोन का मास दिया हुआ है, एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप की जाती है, तो कौन सा स्टोन पहले पहुंचेगा और वाई। अब ये ज़रूरी नहीं कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा हो वो जल्दी गिरेगा, दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो गैलीलियो ने सबसे पहले ये बताया था कि and depicted that the acceleration of an object falling freely toward the earth does not depend on the mass of the object। तो गैलीलियो ने ये बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर वो अर्थ के नीचे गिरे, जरूरी नहीं कि वो हमेशा उसके मास पे ही डिपेंड करेगा, वो अलग अलग लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल भी वेरीज करता है, ठीक है। अब लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज द अलाउड ऑफ सैंडफॉल फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को F लेते हैं, देन F इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर। एम इज मास ऑफ द अर्थ एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स इज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे सॉल्यूशन करके निकलता है A इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ एंड द हाइट ऑफ एन object from the center of the earth. So the stone of 150 gram and 50 gram will be reach the earth surface together। देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि जो दोनों का जो मास है वो हमेशा साथ में ही गिरेगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के टूवर्ड में वो डिपेंड करता है मास के अर्थ के मास पे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो आप ये समझ गए हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो ज़रूरी ना हो कि उसकी जो मास है उसके डिपेंडेंट पे ही वो गिरे, डज नॉट फॉलो द रूल। वो हमेशा अर्थ के मास पे डिपेंड करता है और सेंटर ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी से उसके सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे है। So now let's for another topic, equation of motion when an object is falling freely toward the earth or throw vertically upward। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं कि कब कब किस किस स्थिति में कोई भी ऑब्जेक्ट
कैसे कैसे काम करता है। When an object is falling toward the earth with initial velocity, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर गिराया जाए तब क्या होगा, तो हम ये देखते हैं कि जो हाइट होता है वो t सेकेंड को करते हैं कन्वर्ट पे, दैट इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड रिलेशन बिटवीन u एंड v इज t इज नॉट गिवन बाय, दैट इज u इक्वल टू v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ हम देख सकते हैं केस 2 में व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी रेस्ट पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। अगर इस इक्वेशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh है, इफ u इज इक्वल टू 0 देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। दिस इज आवर इक्वेशन। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो हमारा ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh वैल्यू आएगा केस 2 में। अगर इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 हो जाएगा तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली भेजा जाए इनिशियल वेलोसिटी u के साथ तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों, वो हम दिखाते हैं, बिकॉज द वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड जो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, एंड द हाइट इज दैट इज नॉट अ हाइट, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी हाइट नेगेटिव हो जाएगी। जब उसकी हाइट उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, तो जो रिलेशन होगा v और t के बीच में दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, दैट इज from this topic v square is equal to u square plus 2gs, and this is u square is equal to minus 2gh. So now next topic is mass and the weight। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि मास और वेट। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है, तो इस टॉपिक को उतना ना देख करके हम यहाँ पे आते हैं कि जो मास है और वेट है, इसमें डिस्टिंग्विश क्या है। तो देखो मास क्या होता है कि मास जो है वो मेज़र किया जाता है इनर्शिया के द्वारा, ठीक, और ये वेट जो है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट को ही हम लोग वेट कहते हैं। और दूसरे साइड में जो टोटल क्वांटिटी होती है मैटर की उसको मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहते हैं, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास कभी भी कोई भी जगह चेंज नहीं होती है, लेकिन वेट चेंज होती है। जैसे कि हम मून गए हैं तो मून पे जो हमारा मास है वो वही रहेगा, लेकिन जो वेट होता है वो 1/6 हो जाएगा। अगर बाय चांस अर्थ पे हमारा मास 60 kg है तो मून पे हमारा मास वेट हो जाएगा 10 kg, लेकिन मास हमारा कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो मास जो यूज़ होता है, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ मास इज़ डन बाय यूजिंग अ पेन और अ बीम बैलेंस। मास का मेज़रमेंट जो होता है वो पेन के द्वारा किया जाता है या बीम बैलेंस के द्वारा करते हैं, और मेज़रमेंट ऑफ वेट जो होता है वो स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग फैक्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ स्मॉल जी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो जो अर्थ जो होगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अर्थ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो संतरे की तरह दिखती है। तो जो इसकी रेडियस है हर डायरेक्शन में एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी। बिकॉज अगर मान लो ये आपकी अर्थ है, क्लियर, चलो थोड़ी सी और अच्छी से बता लिया जाए, इस तरह की आपकी अर्थ है, तो ये होती है सेंटर। इस जगह पे रेडियस कुछ और होगी, इस जगह पे रेडियस कुछ और होगी, इस जगह पे रेडियस कुछ और होगी, इस जगह पे रेडियस कुछ और होगी। तो हर जगह पे अलग अलग रेडियस होती है। तो जो अर्थ की रेडियस जो होती है इंक्रीज होती है व्हेन वी गो फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर। पोल से अगर हम इक्वेटर जाएंगे तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो है एज अ कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ और क्लोजर टू इट
बट वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ वी कैन यूज इक्वेशन जी। तो हम लोग जी को ले सकते हैं, जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय डी स्क्वायर। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग ये ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर, जैसे कि मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा दिए, ओके। तो इस लगाए गए फोर्स पे, अगर इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी ये शेप हो जाएगी, थोड़ी सी चपटी होगी फोर्स लगाने के बाद, तो इसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसी पे, जिस एरिया पे हम लोग थ्रस्ट लगाएं, जैसे कि इस एरिया में हम लोग थ्रस्ट लगाए हैं, तो जो जितनी एरिया पे थ्रस्ट लगा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर जो होता है वो फोर्स होता है और बाय एरिया, यानी कि प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, दैट इज डिनोटेड बाय पीए। अब प्रेशर दो फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है, एक ये कि जिस जगह पे फोर्स हम लोग लगाए हैं, कितना फोर्स लगाए हैं, ये दो फैक्टर्स होती है। तो फोर्स इज अप्लाइड एंड द एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट। सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स दिस इज, बताने की जरूरत नहीं है बट फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। अब आते हैं कि बॉयंसी। व्हाट इज बायोंसी? द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इज इमर्स इनटू द फ्लड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायोंसी। मतलब क्या है कि अगर आप पानी में हो और आप फ्लोटेड ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर की ओर जा रहे हो, तो उसको बायोंसी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये एक वाटर सरफेस है, इस पे एक कोई बोतल को डुबाए, मान लीजिए कि ये बोतल का कैप है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में उसको डुबाएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर फ्लोट होगा। ये ऊपर की ओर जो ये फ्लोट होगा तो इसी पे बायोंसी फोर्स अप्लाई होता है। देन व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल attract of the earth on the surface of the object is less than the buoyancy force exerted by fluid on the surface of the object, okay। तो when a force of gravitational attract of the earth, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अर्थ को अट्रैक्ट, अर्थ के सरफेस को अट्रैक्ट करती है, तो हमेशा क्या होगी, बायंसी फोर्स से ज़्यादा होगी बाय द फ्लड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट सिंक इन द फ्लड। तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है, मतलब वो डूब जाएगा, ओके। सो नाउ लेट्स आर्किमेडीज प्रिंसिपल। डेंसिटी आप अगर समझना चाहते हो तो समझा देता हूँ, बट इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप समझ लो कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि इफ एम इज द मास, इफ एम इज द मास ऑफ द and the volume and v is the volume, then the density is m by v, that SI unit is kg per meter cube। अब आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या होता है? तो आर्किमेडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई बॉडी इमर्ज फुल्ली और पार्शियल इन फ्लड, ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में आप देख सकते हो, इस फिगर में ये कह रहा है कि कोई बॉडी है, उसको किसी भी पानी में डुबाया जाए, इट एक्सपीरियंस, वो ऊपर की ओर फ्लोटेड दिखता है वेट ऑफ द फ्लड के कारण, ओके, वेट ऑफ द फ्लड के कारण वो ऊपर की ओर दिखता है। ओके, एंड द वेट ऑफ द फ्लड डिस्प्लेड बाय इट। तो एक्सप्लिकेशन क्या था, जैसे कि कोई पानी है, उस पर ये नाव फ्लोटेड हो रहा है,
तो ये जो नाव फ्लोट होता है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई भी बॉडी अगर फ्लोटेड फील कर रहा है तो ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड इट इज यूज्ड इन डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज़ यूज इन डिजाइन द शिप एंड द सबमरीन। तो सबमरीन और शिप का जो डिज़ाइन होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे होता है, इसलिए शिप को इस शेप में बनाया जाता है ताकि जो ये वाला जो एरिया हो ना वो नाव पे ज़्यादा फ्लोटेड ही है, इस तरह से भरा हुआ रहता है। ओके, लेकिन तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हाइड्रोमीटर एंड द लेक्टोमीटर आर मेड ऑन द प्रिंसिपल। तो हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर जो होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बना होता है, और रिलेटिव डेंसिटी ये होता है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी के रेशियो को ही रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इट इज़ ने यूनिट, इट इज़ यूनिटलेस। तो ये यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है, ये यूनिट लेस होती है। So this is our all explanation of gravitational. I hope you will all enjoy this video. If you enjoyed it, share it and subscribe my channel. Thank you, and keep study. Bye, take care.